Is anybody unhappy with Elon? If you are, well, throw them out of here. नमस्कार। स्पेस एक्स को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उसकी वजह से सुनी विलियम्स और बैरी विल्मोर धरती पर वापस आ गए हैं। मगर इसके बाद भी मस्क पर उठते सवाल खत्म नहीं होते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि ज़्यादा पैसा होने से या डिग्री ले लेने से आप में ज्ञान नहीं आ जाता है। एलॉन मस्क इसी का जीता जागता उदाहरण है। एलॉन मस्क टेस्ला, स्पेस एक्स, न्यूरालिंक और एक्स के मालिक हैं और बहुत ही धनवान व्यवसायी हैं। मगर इसके साथ वो एक बहुत ही संकुचित सोच वाले, ध्रुवीकरण करने वाले और एकाधिकार पसंद लोग भी हैं। उनके एकाधिकार से जुड़ी वीडियो हमने पहले भी बनाई है, आप उसे जाके देख सकते हैं। मस्क की बात इसलिए जरूरी है क्योंकि वो एक बड़े व्यापारी हैं और एक्स के मालिक, और उनकी बातें लोगों को प्रभावित करती हैं और वो खुद दूसरे देशों के लोकतंत्र को प्रभावित करने की कोशिश करते रहते हैं। मस्क का राजनीतिक झुकाव किसी भी पार्टी के लिए हो सकता है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, मगर हम बात उस राजनीतिक झुकाव की करेंगे जिसकी वजह से समाज में नफरत और हिंसा जानबूझ के फैलाई जाती है। आज के वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि एलॉन मस्क के विचार और भारत की वर्तमान राजनीतिक सोच में कितनी समानता है। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि सिर्फ शुरुआत देखने से आप पूरा नहीं समझ पाएंगे। इतनी मेहनत से रिसर्च करने के लिए सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है, अगर कर देंगे तो अच्छा लगेगा। पहले यह जानते हैं कि मस्क को पोलराइजिंग यानी ध्रुवीकरण वाला व्यक्ति क्यों कहते हैं, और यह समझने के लिए हम जर्मनी में थोड़ी देर के लिए जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। 23 फरवरी 2025 को जर्मनी में चुनाव होना था। जर्मनी में एक पार्टी है AfD, पूरा नाम है ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी। इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी। AfD शुरू से ही यूरोपियन संघ के विरोध के लिए जानी जाती है और 2023 के जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन राइट्स के एक रिपोर्ट के हिसाब से AfD का उद्देश्य लोकतांत्रिक बुनियादी व्यवस्था को ध्वस्त करना है। ध्यान रहे, जर्मनी में ज्यादातर संस्थान स्वतंत्र रहता है, सत्ताधारी पार्टी का तोता नहीं। जर्मनी की एक संस्था है द जर्मन फेडरल ऑफिस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी को हिंदी में संविधान की सुरक्षा के लिए जर्मन संघीय कार्यालय भी कहते हैं। और इसकी एक शाखा है डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी, यानी घरेलू खुफिया विभाग। और इस विभाग ने AfD को अप्रैल 2023 में आधिकारिक रूप से एक संदिग्ध चरमपंथी संस्था घोषित कर दिया था। और उसके पीछे एक बड़ा कारण था कि AfD मुसलमानों के प्रति और अप्रवासी लोगों के प्रति कट्टरता की भावना रखती थी। क्या आपको ऐसी ही बातें लोकतंत्र की मां और अपने आप को विश्व गुरु मानने वाले देश में हो रही घटनाओं की याद नहीं दिलाता है? 2014 के बाद एक खास धर्म के प्रति ऐसी ही भावना को हमारे देश के लोगों के दिमाग में ठूंस ठूंस कर डाला गया है। थुरंगिया जर्मनी का एक राज्य है, वहां पर AfD के नेता हैं बजॉ हॉक। जर्मनी की कोर्ट ने वहां पर प्रतिबंधित नारा एवरीथिंग फॉर जर्मनी लगाने के लिए इन महानुभाव पर 2 बार जुर्माना लगाया है। यह नारा हिटलर के समय में नाजी स्टॉर्म ट्रूपर्स के खंजरों पर लिखा रहता था। Alles für Sachsen-Anhalt, alles für Deutschland. Alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für... स्टॉर्म ट्रूपर्स एक अर्धसैनिक बल था जो सिर्फ हिटलर के लिए काम करता था और विरोधी पार्टी का सफाया करने में, मतलब उनकी हत्या करने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती थी। अब बात की आखिर एवरीथिंग फॉर जर्मनी नारे में बुराई क्या है, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर घर में 1 या 2 बच्चा हो और वो कहने लगे कि सब कुछ मेरा, तो समझदार माँ बाप इस बात को भांप जाते हैं कि बच्चे की सोच की दिशा ठीक नहीं है, क्योंकि ये बच्चे के अंदर श्रेष्ठता का अहंकार और उसमें पनपते स्वार्थ को दिखा रहा होता है, और उसी अहंकार के कारण वो दूसरे को हीनता की नजर से देखने लग जाता है। और यही समस्या इस नारे में भी है। ऐसे ही नारों से हिटलर ने समाज में नफरत फैलाई थी। जो लोग जर्मन मूल के थे उनमें झूठा अहंकार भर दिया गया था कि वो सर्वश्रेष्ठ हैं, और उसके नतीजे में जो अकल्पनीय नरसंहार जर्मन मूल के लोगों ने यहूदियों के साथ किया था, उस इतिहास को जर्मनी भी किताब से मिटाने की कोशिश करता रहता है। अब आते हैं एलॉन मस्क पर। इसी साल 9 जनवरी को एक्स पर लाइव इंटरव्यू के दौरान मस्क ने AfD पार्टी की मुखिया एलिस वाइडल के लिए एक तरह से चुनावी प्रचार करते हुए कहा था कि जर्मन संस्कृति और जर्मन मूल्यों पर गर्व होना चाहिए और बहुसंस्कृतिवाद में इसे नहीं खोना चाहिए। Frankly, too much of a focus on past guilt, and we need to move beyond that.
Children should not be guilty of the sins of their parents, or even let alone their parents, their great grandparents, maybe even. And we should be optimistic and excited about a future for Germany. That's really my message: is be optimistic, excited, and preserve German culture and protect the German people. And and there's some other things that I think would be very helpful too, which is I think you want more self-determination for Germany and for the countries in Europe, and less from Brussels. That's my opinion. I think there's too much bureaucracy from Brussels. गर्व होने वाली बात तक तो बिल्कुल सही बात है और होना भी चाहिए, मगर मस्क जब बहुसंस्कृतिवाद में इसे नहीं खोना चाहिए वाली बात कहते हैं, और जब मस्क की बात को उनके कहे गए दूसरी बातों से मिला के देखा जाता है, तब कही गई ये बात खतरनाक लगती है। क्योंकि बहुसंस्कृतिवाद तभी आता है जब अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग देश के लोग, अलग अलग मान्यताओं के लोग एक जगह रहते हैं। ऐसे में मस्क का ये बयान लोगों के बीच नफरत फैलाने का काम करेगा। I think the policies that I've heard from AfD, they make a lot of sense. They're really just, it's to me, when I look at the policies of AfD, they're common sense policies, not a democratic approach. So there needs to be, we need to restore freedom to the people of Germany, and have freedom of speech, and have less government oppression in general. So anyway, I think I can't emphasize enough. Go do everything you can, full blast, put every effort you can into this election. The fate of the world, I think, rests upon this election in Germany. It's extremely fundamental. Everything you can, please go all out. Thank you. जर्मन लोग दूसरी संस्कृति को अपनी संस्कृति से ज्यादा हीन समझने लगेंगे, दूसरे धर्मों के लोगों को अपने से ज्यादा हीन समझने लगेंगे, और बिल्कुल ऐसा ही हिटलर के शासनकाल में हुआ था। और ऐसे में शुरुआत होती है नफरत की लड़ाई, जो जर्मनी को एक शांत देश से अशांत देश बना सकती है। ये मैंने जर्मनी के इतिहास के एक पन्ने के 1 या 2 लाइन को आज की राजनीति से जोड़ के दिखाया है। जो बात मस्क ने कही है, हमारे देश में भी आजकल ऐसी ही भाषा बोली जाती है। हमारे देश में भी ऐसी ही बातों से नफरत की आग लगाने की पूरी कोशिश हर सरकार में की जाती रही है, मगर 2014 के बाद ये खुल के होने लग गया है, और उसी का परिणाम दंगों के रूप में दिखाई देता है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राजस्थान चुनाव के दौरान दिए गए नफरती भाषण को याद कीजिए, जिसमें उन्होंने एक खास धर्म को सीधे सीधे निशाना बनाया था। दिल्ली के तत्कालीन मंत्री प्रवेश वर्मा द्वारा 2022 में दिए गए भड़काऊ भाषणों को याद कीजिए, जो उन्होंने दिलसाद गार्डन में एक सभा के दौरान दी थी। कपिल मिश्रा द्वारा 2020 में दिए गए नफरती भाषणों को याद कीजिए, और ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें नेताओं ने आम लोगों के बीच खुले तौर पर नफरती भाषण दिए हैं। मगर उससे भी ज्यादा अहम बात है कि बीजेपी ने इनसे सवाल करने की जगह इन्हें पुरस्कार दिया है, कभी मंत्री बना के तो कभी कोई और प्रभार देकर। 2014 से पहले भी पार्टियों ने नफरती भाषण दिए हैं, मगर उस समय उसे सरकारी मान्यता न के बराबर मिलती थी, मगर अब इसे अनकही सरकारी मान्यता प्राप्त है। आप याद कीजिए आरएसएस की बातों को, आप याद कीजिए फर्जी बाबाओं को, जो कुंभ के दौरान बोला करते थे कि हमारे सनातन का परचम लहराएगा, हिंदुत्व का परचम लहराएगा। और उद्देश्य केवल यही है, सनातन संस्कृति का प्रचार हो, हिंदुत्व का प्रचार हो, और किसी भी प्रयोजन से हिंदू जाग जाए और भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। 3 दिन की कथा है, और इसमें संकल्प ये है, हिंदू जगाओ, हिंदुस्तान बचाओ। सनातन का परचम आज तक लहरा रहा है और आगे भी लहराएगा, और इसके लहराने के लिए आरएसएस और फर्जी बाबाओं की जरूरत नहीं है। उसके लिए सनातन के विचार को आगे बढ़ाना होता है, न कि जबरदस्ती उन विचारों को थोपना होता है। सनातन ने कभी किसी भी सोच को नीचा नहीं दिखाया है। सनातन में सभी विचारों के लिए जगह है। ये बात हमें जान लेना चाहिए कि शस्त्र हमेशा विनाश करता है और शास्त्र विकास। किसी भी धर्म में कट्टरता धर्म को विनाश की तरफ लेकर जाती है। सनातन आज तक लहरा रहा है क्योंकि उसमें हिंसा नहीं है। इन सब बातों से यह साबित करना आसान हो जाता है कि मस्क की नफरती विचार और बीजेपी के विचार बहुत हद तक मिलते हैं, और प्रधानमंत्री बीजेपी के ही हैं। वापस आते हैं एलॉन मस्क पर। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार साल 2023 में
अमेरिका के हवाई जहाज की सुरक्षा से लेकर उसके उड़ान पर निगरानी रखना, सुरक्षा मानक तय करना और उससे जुड़े कानूनों में बदलाव का सुझाव देने वाली संस्था FAA यानी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने वेराइजन को 15 साल के लिए 240 करोड़ रुपए का एक अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट दिया। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वेराइजन को FAA के दूरसंचार को और भी आधुनिक, सुरक्षा की दृष्टि से अभेद्य और बेहतर बनाना था। वेराइजन अमेरिका की दूरसंचार कंपनी है, जैसे हमारे यहां BSNL है। साल 2025 ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाते हैं और एलॉन मस्क ट्रंप के खास और डोजे के सर्वेसर्वा बन जाते हैं। The overall goal here with the Doge team is to help address the enormous deficit. We simply cannot sustain as a country $2 trillion deficits. The interest rates, just the interest on the national debt now exceeds the Defense Department spending. We spend a lot on the Defense Department, but we're spending like over $1 trillion on interest. If this continues, the country will become de facto bankrupt. It's not an optional thing, it is an essential thing. फॉक्स वेबसाइट पर छपे खबर के मुताबिक एलॉन मस्क के डोजे का काम संभालने के कुछ ही दिनों बाद FAA ने वेराइजन को छोड़कर स्टारलिंक के साथ अनुबंध करने का मन बना लिया और उसके लिए FAA वेराइजन को इस कॉन्ट्रैक्ट से हटाने पर विचार कर रही थी। फरवरी 2025 में मस्क एक्स पर लिखते हैं कि वेराइजन की हवाई यातायात से जुड़ी संचार सेवा पूरी तरह से ध्वस्त हो रही है और यात्रियों की सुरक्षा खतरे में है। ये मैंने उनके एक्स पर लिखे गए पोस्ट का सार बताया है। मस्क ने अपनी बात को पुख्ता करने के लिए किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं दिया था और ना ही ये बात कहने के पीछे का कोई आधार दिया था और बाद में उन्होंने अपने शब्दों को वापस ले लिया। हालांकि इसके लिए उन्होंने कोई माफी नहीं मांगी। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली के राजनीति के प्रोफेसर और सरकार के अध्ययन संस्थान के सह निदेशक एरिक साइक्लर के अनुसार सरकार के अपने लोग उन कंपनियों में निवेश करते हैं जो सरकार के साथ कारोबार कर रही हो, तो ऐसे में ये हितों के टकराव की संभावना पैदा करता है। You have received billions of dollars in contracts from the Pentagon, and the president's directing you to look into the Department of Defense. Is Yes, that which we a definitely need conflict to of do and interest? are going to do at the president's request. Does that present a conflict of interest for you? No, because you'd have to look at the individual contract and say, first of all, I'm not the one, filing the contract. It's people at SpaceX or someone who will be putting for the contract. And I'd like to say, if you see any contract where where it was awarded to SpaceX and it wasn't by far the best value for money for the taxpayer, let me know, because every one of them was. प्रोफेसर एरिक के अनुसार 19वीं और 20वीं शताब्दी में कई अमेरिकी शहरों में स्थानीय व्यवसायी राजनेताओं के साथ साझेदारी में शहर चलाते थे और बड़े कॉन्ट्रैक्ट और भारी लाभ उठाते थे। ये बात प्रोफेसर एरिक ने मस्क के संदर्भ में कही थी। इसी संदर्भ में अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य से डेमोक्रेट पार्टी की कांग्रेस महिला मेलेनी स्टेंसबरी ने मस्क के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि वो भ्रष्टाचार, धोखेबाजी और सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल संभव है कि मेलेनी दूसरी पार्टी के हैं, इसलिए ऐसा बोल रही हों, मगर यह तो देखा जा सकता है कि सत्ता में आने के बाद मस्क ने कॉन्ट्रैक्ट से वेराइजन को हटाने का प्रयास किया और अपनी ही कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने का। क्या जो कॉन्ट्रैक्ट वेराइजन को मिला था उसे स्टारलिंक को देने की बात करना महज एक इत्तेफाक है, या फिर यह 2025 में ट्रंप के चुनावी जीत का असर? इस बात को समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मस्क अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और सत्ता की ताकत का इस्तेमाल करके कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर रहे हैं। 7 मार्च को द हिल में छपे खबर के अनुसार स्पेसएक्स ने स्टारलिंक और FAA के अनुबंध की बात को स्वीकार कर लिया है। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इतनी रिसर्च आपके लिए चाटुकार मीडिया नहीं करेगा, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अब बात भारत में हुए कुछ ऐसे ही करामात की। 2018 में भारत सरकार ने अहमदाबाद, लखनऊ, मैंगलोर, जयपुर, गुवाहाटी और थिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों के निजीकरण के लिए टेंडर निकाली। इस टेंडर के लिए वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली आर्थिक मामलों के विभाग ने सलाह दिया कि टेंडर के शर्तों में यह जोड़ा जाए कि किसी भी एक कंपनी को 2 से ज्यादा एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत पैसे की जरूरत होती है और ऐसे में इसकी संभावना ज्यादा है कि कंपनी ठीक से काम नहीं कर पाएगी।
वहीं नीति आयोग ने टेंडर की बात को लेकर चिंता जाहिर की कि कम अनुभव वाली कंपनी को अगर टेंडर मिल जाएगा तो पूरे प्रोजेक्ट की गुणवत्ता पर सवाल खड़ा हो सकता है। शायद नीति आयोग को यह पता था कि यह टेंडर किसे मिलेगा। नीति आयोग के सुझाव पर किसी भी तरह की चर्चा से पहले ही एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज मतलब सचिवों के समूह ने यह निर्णय ले लिया था कि टेंडर भरने के लिए पहले से एयरपोर्ट निर्माण के अनुभव की कोई जरूरत नहीं है और फरवरी 2019 में अदानी की कंपनी की झोली में सारे टेंडर को डाल दिया गया। एंड द विनर इज अदानी। गौतम अदानी को अपनी कंपनी के लिए कुछ भी करवाना हो उसके लिए उन्हें सरकार में होने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा कि मस्क को है। गौतम अदानी बाहर हैं तो भी सरकार ही हैं। अभी कुछ दिन पहले हिंडनबर्ग रिपोर्ट आपने देखा ही होगा और यह भी देखा होगा कि सरकार कैसे अदानी को बचाने में लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि सरकार ही अदानी है और अदानी ही सरकार है। फिर से आते हैं मस्क पर। टेस्ला के 2 पूर्व कर्मचारियों ने टेस्ला के फ्रीमॉन्ट शहर के फैक्ट्री पर वहां के कोर्ट में हजारों कर्मचारियों की तरफ से अप्रैल 2024 में करीब 43 करोड़ रुपए के मुआवजे के लिए मुकदमा दायर कर दिया। कर्मचारियों का आरोप है कि टेस्ला ओवरटाइम के पैसे नहीं देती थी, उन्हें काम के दौरान ब्रेक नहीं दिया जाता था। बताइए, इन्हें काम के दौरान ब्रेक नहीं मिलता है तो मुकदमा कर देते हैं और हमारे देश में कंपनियां छुट्टी होने के बाद भी ब्रेक नहीं देती हैं। कर्मचारियों को पेड सिक लीव नहीं दिया जाता था और ये सारी चीजें कैलिफोर्निया के श्रम कानून के हिसाब से जरूरी हैं। टेस्ला के ऊपर यह मुकदमा तब आया है जब वो पहले से ही नस्लवाद को बढ़ावा देने का आरोप झेल रहा था और आज भी उस पर यह आरोप है। उसके फ्रीमॉन्ट फैक्ट्री में अश्वेत कर्मचारियों के साथ भेदभाव का आरोप लगता रहा है और मैं खुद ऐसे भारतीय लोगों को जानता हूं जिनके साथ इस तरह का भेदभाव होता रहता है। अपनी नौकरी के डर से वो आधिकारिक रूप से कुछ नहीं बोल पाते हैं। अब बात करते हैं अपने देश की। आर्टिकल 14 की वेबसाइट पर छपे रिपोर्ट के अनुसार 2018 के जनवरी और फरवरी में महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवादी निरोधक दस्ता यानी एटीएस ने 8 तेलुगु भाषी लोगों को गिरफ्तार किया। ये सारे रिलायंस एनर्जी में काम करते थे और इनमें से 5 संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी थे। इन सब पर यूएपीए की धारा लगाई गई। इसका मतलब कि इन पर आतंकवाद फैलाने, आतंकवाद को शय देने और आतंकवादियों को पनाह देने जैसे आरोप लगाए गए। इन कर्मचारियों को बेल दिलाने वाले वकील सुजन अब्राहम, सुदीप पासपोला और आरिफ सिद्दीकी के हिसाब से ये कर्मचारी संविदा मजदूरों की मांग को लेकर कंपनी के साथ अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। सुजन अब्राहम के हिसाब से इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि संविदा कर्मचारियों के ऊपर सिर्फ अपनी मांग को जोर से रखने के लिए उन पर यह धाराएं लगा दी गईं जो आतंकवादियों के लिए इस्तेमाल की जाती है। और यह घटना तब हुई जब अदानी ट्रांसमिशन ने दिसंबर 2017 में रिलायंस एनर्जी का अधिग्रहण कर लिया था। अब क्योंकि बात गौतम अदानी के कंपनी की थी और गौतम अदानी को मस्क की तरह सरकार में होने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कोई भी मुकदमा किसी पर भी दर्ज किया जा सकता और कभी भी किया जा सकता है। ये कुछ एक उदाहरण है जो मैंने दिया है। मस्क ने ब्राजील, अर्जेंटीना और इटली में भी राजनीतिक दखलंदाजी की है और इन देशों में उथल पुथल भी हुआ है। मस्क पर अलग अलग तरह के आरोप लगते रहे हैं और बहुत बार सिद्ध भी हुआ है और ये सारी घटनाएं हमारे देश में हो रही घटनाओं से मेल खाती हैं। ये आप तय करें कि कितने हद तक मेल खाती है। इस पूरे रिसर्च में मेरा साथ दिया था राहुल ने। वीडियो और शॉर्ट्स की जिम्मेदारी उठा रहे थे हितेश और गुरिंदर। धन्यवाद।